वालेकुम। ब्रंच टाइम में शम्सा और ज़ैन की तरफ से आप तमाम देखने वालों का बहुत सारा वेलकम। जनाब, हर हफ्ते की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत सी मज़ेदार सी बातें लेके आए हैं। बहुत अच्छी सी गुफ्तगू होगी आज हमारे शो में। और कुछ अरसे पहले हमारी ख़वातीन इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम सोचा करते थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई जादू की छड़ी हो, कोई ऐसा चिराग हो हमारे पास जिसे हम घिसें और कोई जिन निकले और वो हमारे घर के सारे काम कर दे। वो काम जिन्हें हमें करते हुए थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मौत आ रही होती है, जिस तरह झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मॉप करना, कपड़े धोने, इस्त्री करने और बर्तन धोने और इस तरह के बहुत से काम घर के ऐसे। और बच्चों को होमवर्क कराते वक्त भी हमें बहुत सी मुश्किल पेश आती है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द डे, हम भूल जाते हैं, कोई मेडिसिन खानी है या इमोशनली कभी डाउन होते हैं तो हमें उसमें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हमें ये होता है कि कोई हो जो हमें रिमाइंड करवा दे या कोई ऐसा जिन हो जो हमारे ये सारे काम कर दे। तो जनाब, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और अब वो ज़माना आ गया। लिटरली 10-15 साल पहले हम ये सोचा करते थे और विद इन 10-15 ईयर्स में वो ज़माना आ गया है कि हमारे पास वो जिन आ गया है। और वो जिन क्या है? वो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो रोबोट्स आजकल आ गए हैं, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसमें तरक्की हुई है कि हमारे पास आज वो रोबोट्स आ गए हैं कि हमारा जो है ना हूवर और मॉप उससे हो जाता है। इसी तरह जो है ना हमारे पास बर्तन धोने की मशीनें हैं, हमारे पास कपड़े धोने की मशीनें हैं और वो ऑटोमेटिक चल जाती हैं। आपने उनमें जस्ट टाइम सेट करने हैं और वो अपने टाइम से चल जाएंगी, कपड़े धुल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। एंड देयर आर मैनी मैनी मोर थिंग्स। और मैंने तो ज़िंदगी जो है ना अपनी आहिस्ता आहिस्ता आसान करनी शुरू कर दी है। और मज़ीद जिस तरह तरक्की हो रही है, यकीन मानिए रोबोट्स ने इतनी आसानी कर दी है हर शोबे में। घर, ना सिर्फ घर में बल्कि हॉस्पिटल्स में, काम पे, दफ्तरों में या फैक्ट्रीज़ में इतने ज़्यादा रोबोट से मदद ली जा रही है। और जो है ना हम लोग तो ये जो कंफर्ट है इस दुनिया में जिसमें जा रहे हैं, इसका जो एंड है वो क्या होगा, इसका हमें यकीन नहीं आ रहा वैसे कि इस पे किस कोई एंड शक तक नहीं, मैं जाएंगे। समझता हूँ कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आप टेक्नोलॉजी का, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने लिए आसानियाँ क्रिएट करने के लिए। और फिर आप अपने उस वक्त को आप जी, किसी और बेहतर तरीके से, बेहतर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप इमेजिन करें कि आज से कोई 20 साल पहले अगर किसी की डेथ हुई हो सही। और वो अगर दोबारा उठकर आ जाए ओह, आजकल के ज़माने में, तो उसको 20 साल का अरसा भी जी इतनी बिल्कुल रैपिड चेंजेस हुई हैं कि आपको तकरीबन दुनिया बिल्कुल एक नई महसूस होगी। जिस तरह सही। से अभी वीडियो कॉल्स, 4G, 5G, और फिर आप जो भी चीज़ सवाल करते हैं। एक ज़माना था कहते थे कि नॉलेज इज़ द पावर, जी लेकिन अब ज़माना ऐसा है कि नॉलेज इज़ नो लॉन्गर अ पावर, क्योंकि अब नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास मौजूद है। अब क्यूरियोसिटी, एक्शन लेना, सोचना, अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाना, ये पावर है। अभी बिल्कुल इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने लिए भी, ना कि सिर्फ हम अपने बच्चों को, बच्चे तो टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ ठीक सीख जाएंगे जी क्योंकि उनके लिए एडाप्टेबिलिटी आसान है, लेकिन हमें ख़ुद भी अपने आप को ये तमाम चीज़ों से फेमिलियर करना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि अदरवाइज़ हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप रह जाएगा और वो गैप की वजह से हम उनके साथ एक बेहतर ताल्लुक़ नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर लियाकत साहब, जो कि माशाल्लाह पॉडकास्टिंग करते हैं। इनकी जो मेन टैग लाइन है, वो चाहते हैं कि हम 1 मिलियन लोगों को एजुकेट करें, उनको पॉवर्टी से निकालें। वाह, इसके साथ साथ ही अमेज़ोन में रोबोटिक्स के हवाले से काम कर रहे हैं। हम अमूमन देखते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो रोबोटिक्स में इतनी ज़्यादा इंगेज नहीं है जितना कि इसमें जी पोटेंशियल है, जितनी इसमें ग्रोथ है, और फ्यूचर भी एआई और रोबोटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिमांड भी है। तो हम बात करेंगे कि हम किस तरह से रोबोटिक्स का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए आगे एक्सपोजर, जो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ हमारी कुकिंग एक्सपर्ट जनाब शाज़िया मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या बना रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया।
वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जैन और शम्सा? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिल्कुल आपकी ठीक जो ठाक। डिश नज़र आ रही है ना, बड़ी कलरफुल चीज़ें नज़र आ आज रही लग रहा है शाजिया बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत मजे का है। सब खवातीन देखिए, शाजिया के दांत जो प्रॉपर बाहर आ रहे हैं ना, और जो खुशी से आंखें चमक रही हैं। हमें पता चलने वाला है कि रोबोटिक्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। रोबोटिक्स करंट टाइम पे जो हम बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज के शो में पता चल सकता है कि हम किस तरह रोबोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आसानी हमारी ज़िंदगी में कैसे पैदा करेंगे। तो शाजिया बहुत खुश हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि नीड ऑफ द आवर वाला टॉपिक है। इस वक्त ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को सामने लाया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए कि किस तरह से जो हमारी यंगर जनरेशन है, ऑब्वियसली दे नो ईच एंड एवरीथिंग, और वो उसमें बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उनको पैचअप करना बड़ा ज़रूरी है। आल दो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की जो डिश है वो है, आज हम बनाएंगे सिनेमन रोल्स। लेकिन इसके लिए मैंने होममेड पेस्ट्री यूज़ नहीं की, मैं ये है मार्केट से लाई हूँ। शॉर्टकट, या कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। तो नहीं, ज़रूरी है। और प्लस ये कि आप जैसे कि हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो ये ज़ाहिर है ये टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास रेडीमेड चीज़ें मौजूद हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी आसान करें। अच्छा, मेरे ख्याल में पहला स्टेप टेक्नोलॉजी का शायद यही था कि ओल्डन डेज में आप और 40 साल पहले चले जाएं तो हर चीज़ स्क्रैच से बनाई जाती थी, मसाले, चीज़ें, खाना वगैरह, ये वो। लेकिन अब ज़माना ये है कि हम वी डोंट माइंड कि हम कुछ शॉर्टकट्स ले लें, बनी हुई चीज़ें बाज़ार से ले आएँ, वी कैन गो फ्रॉम देयर। जी शाजिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले भी थे, अभी भी है, लेकिन ये कि जब आपके पास टाइम ना हो तो इन सारी चीज़ों से इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में आसानी के लिए हैं। तो एक मेरे पास पफ पेस्ट्री है, इसके अंदर हम कोटिंग करेंगी बटर की, उसके ऊपर सिनेमन और ये ब्राउन शुगर है, इसकी ऊपर लेयर जाएगी। उसको रोल करके उसके हम छोटे छोटे रोल्स काटेंगे और उसके बाद उनको करेंगे बेक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 to 25, या जब गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस चीज़ का ख्याल करें कि समटाइम्स जो आपका ओवन है उसकी सेटिंग या उसके यूजेज की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले ले या थोड़ा कम ले ले। तो इसलिए हमेशा बेकिंग थोड़े से कम से, यानी कि 180 से 200 की बजाय 180 से स्टार्ट करें। और उसके ऊपर ड्रिज़ल करने के लिए लेमन ड्रिज़ल बनाएंगे, जो कि सिंपल आइसिंग शुगर है। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एग है, इसकी एग वॉश बनाएंगे, क्योंकि जब उसको बेक करने के लिए रखेंगे तो एग वॉश के साथ उसको कोट करेंगे पफ पेस्ट्री को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर इसके अंदर सिर्फ वो पेस्ट्री ना होती तो ये मुझे लगता है कि कोई पतला होने का ना कोई टोटका है। तो क्योंकि नॉर्मली सिनेमन, लेमन, ये तमाम चीज़ें कहते हैं कि आपकी वैसे हेल्थ के लिए बड़ी बेहतरीन है। ये बैलेंस कर रहे हैं असल में डाइट के चक्कर में। ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को फिट रखना भी ज़रूरी है। ये मशीन को भी जब तक आप फिट नहीं रखेंगे तो आप कैसे बेहतर तरीके से अपने बाकी जिम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। आमिर भाई, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? खैरियत से? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मोस्ट वेलकम, प्लेजर। अच्छा, मैं ये सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़, क्योंकि जनरली आप हमारी जो जनरेशन है, हम देखते हैं कि रोबोटिक्स, एआई, ये तमाम चीज़ों का अभी बहुत ज़्यादा बूम आया है। और अब लोग इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर इंगेज होते हैं, सीख रहे हैं। लेकिन आप ऑलरेडी रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, ये बताइए कि इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हो? कोई रोल मॉडल, कोई रोबोट आपको बहुत पसंद हो गया, आपने कोई छिपी कोई चीज़ देखी और आप कहते हैं जी मैंने भी एक ऐसा रोबोट बनाना है, मैंने दुनिया की ज़िंदगी सबकी आसान कर देनी है। नहीं, रोबोटिक्स असल में इंडस्ट्री में ना पिछले 20 साल से है जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसकी अवेयरनेस लोगों में अब आई है। आई रिमेंबर मैंने एक मूवी देखी थी 2010 में। आई रिमेंबर आई रोबोट, एक मूवी आई थी विल स्मिथ की। तो उसके अंदर जो उन्होंने रोबोट का एक स्ट्रक्चर बताया था ना, जो कि एक आइडिया दिया था कि एआई के थ्रू रोबोट्स पूरी दुनिया को उन्होंने ओवरटेक कर लिया है और हर एक पर्सन रोबोट होगा, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग था। एंड वो देख के मुझे लगा यार कि आई ऑल्सो शुड गो इन टू दिस फील्ड, कि जहाँ पे रोबोटिक्स हो, जहाँ पे आप, और रोबोट्स इज़ अगेन कि एक यू फील योर सेल्फ यू बिल्डिंग समथिंग फॉर सोसाइटी, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप सोसाइटी के अंदर आप एक रोल ऐसा प्ले करें कि जहाँ पे कोई पॉजिटिविटी आए। एंड आई थिंक सो कि being a Muslim or being you have to have this responsibility कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपने अपना एक पॉजिटिव रोल सोसाइटी को अदा करके जाना है। तो रोबोट्स भी अगेन प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड के अंदर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात इंडस्ट्री के अंदर है, अब जो आने वाला टाइम है वो रोबोट्स प्लस एआई है।
पहले तो रोबोटिक एक स्पेसिफिक कमांड के साथ चलते थे, लेकिन अब जस्ट बिकॉज ऑफ एआई आ गया, जिसकी वजह से रोबोट्स कैन टेक ओन डिसीजंस। Right. उनके अंदर इमोशंस भी डाल रहे हैं, लाइक ह्यूमन इमोशंस आ रहे हैं कि वो उनकी तरह ड्रामे भी करेंगे सारे। एग्जैक्टली वो उनकी तरह सोच भी सकते हैं, उनकी तरह डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अभी हमारे पास एक जो सबके पास कॉमन है, चैट जीपीटी। जी अगर आप चैट जीपीटी से बात करें, दिस अगेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी तो उससे जब आप बात करते हैं जैसे लगता है जैसे मैं और आप आपस से बात कर रहे जी, हैं, जी। किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, वो आपको मशवरे भी दे सकता है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बता सकता है, वो आपको हर तरह की गुड बैड इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर यही चीज़ आप किसी रोबोट में डाल दें और उसके साथ फिजिकल मूवमेंट भी हो जाए, तो आप अंदाज़ा करें फिर आपको किसी दोस्त की, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल। वैसे मैं अभी देख रहा था कि जनरली बहुत सारी अभी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। जो रोबोट्स हैं वॉक करते हैं बेहतरीन, बॉडी मूवमेंट्स ऐसी हैं। Yeah. और अब तो चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट है कि आप जो नॉर्मली इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं, चलना फिरना, जो भी फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें कर लेते हैं। आपका जो अमेज़ॉन के साथ रोबोटिक्स में काम है, ये किस तरह का काम है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो हमारी यंग जनरेशन है उनको गाइड करें कि वो रोबोटिक्स के हवाले से क्या काम कर सकते हैं, आगे उनका क्या फ्यूचर है इसमें। देखिए, मैं अमेज़ॉन में एज ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, तो जो भी रोबोटिक्स बनाना चाहता है एज ए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, दे हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ PLCs। तो PLC एक प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो हम रोबोट्स के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर सारा कमांड स्टोर होता है। इट्स लाइक उनकी एक मेमोरी होती है कि उन्होंने कब क्या करना है, किस टाइम क्या परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज जैसे अब आपका फ़ोन है, जब आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो उस पर एक फेस डिटेक्ट होता है, ऑटोमेशन के थ्रू वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला जाता है। सिमिलरली रोबोट्स के अंदर भी कमांड होती है कि अगर कुछ भी अलार्म हो जाएगा तो यू हैव टू फ्लैग समथिंग। अगर मैंने यहाँ से, मैं चाहता हूँ रोबोट एक काम यहाँ से वहाँ तक एक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको हमने कमांड दी हुई ऑलरेडी है। पहले ये कमांड लिमिटेड थी, जैसे कि बस आपने यहाँ से वहाँ जाना है, A to B पोजीशन मल्टीपल टाइम्स, और उसमें कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन प्रिसिशन होती है। तो अमेज़ॉन अब क्या कर रहा है, वो जितने भी अमेज़ॉन के साथ जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि रोबोट्स जो हैं, एक तो वो लीव नहीं लेते, छुट्टी नहीं लेते जी। दूसरा वो थकते नहीं है, कोई एनुअल लीव नहीं है, कोई मैटरनिटी लीव नहीं है, एग्जैक्टली। तो कोई उससे क्या होता है, नहीं है, उनका कोई वॉमिट वाली कैफियत नहीं हो रही सुबह, प्लस कोई सैलरीज नहीं उनको पे करनी है, तो उनकी एक कॉस्ट सेविंग हो रही है। Right. तो वो चाहते हैं कि वन टाइम हम एक इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे उसके बाद हमें हर तरह की आज़ादी हो जाए। जो अमेज़ॉन में अच्छा, ये रोबोट्स के मूड स्विंग्स होते हैं? अभी तक तो नहीं हो रहे लेकिन मैं कहा दो तरह के, अगर उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड कर देना, देन दे विल बी मोड स्विंग एज वेल, Right. कि जहाँ पे वो दे कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर देयर ओनर उनके पास नखरे भी होगा, करेंगे। नखरे भी करेंगे। वो आपको स्टॉप भी कर सकते हैं अगर आप Exactly, गलत बोल क्योंकि रहे हैं, अभी गलत जो कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करती है, वो कंपेयर कर रही है पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली डेटा को, जो भी हमारा ह्यूमन डेटा है। अब आप जो भी कमांड अपने चैट जीपीटी में आप भेजते हैं कि मुझे ये बताओ वो बताओ, वो एक डेटा में स्टोर हो रहा है, और दुनिया के किसी और कोने में जो बंदा वो कमांड करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेयर करते हैं कि कितनी दफ़ा वो कमांड आ चुका है, उसका जवाब क्या है, लोगों ने क्या दिया, ह्यूमन ने क्या बताया, फिर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। अब इमेजिन का अगेन वो चीज़ आप रोबोट में डाल दें और रोबोट आपके साथ बैठा हुआ है, तो व्हाट ही गोना डू, उसके भी नखरे होंगे, वो भी फिर जैसे आपने कहा था कि घर में भी अगर आ जाते हैं, बिल्कुल। तो जैसे हस्बैंड के टेंट्रम्स होंगे या वाइफ के टेंट्रम्स होंगे, तो उनकी भी टेंट्रम्स होंगे। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं ज़रूरी चीज़ों के लिए। आई एम श्योर जो इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं उनका भी एक कंट्रोल होगा कि इसको एक हद तक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे जहाँ सिर्फ पे फ़ायदा control हो है, सके, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना हो सोसाइटी के ऊपर। जिस तरह जो है ना, मैं एक देख रही थी कि बड़े बूढ़े घर में होते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके कोई पेरेंट्स हैं घर में, उनको टाइम पे दवाई देनी, या वो अगर चल नहीं सकते हैं और उनको सहारा चाहिए चलने के लिए, तो आप एक पूरा इंसान, पूरा एक पर्सन है जो उनको सहारा देकर चला सकता है, उनको वॉक पे ले जा सकता है और उनको वक्त पे दवाइयाँ दे सकता उस वहाँ तक जाने के लिए आई थिंक सो काफ़ी टाइम चाहिए। अच्छा। कुछ इस तरह के रोबोट्स हैं जो इससे ज़्यादा हाईली एडवांस हैं, लेकिन वो मिलिट्री ग्रेड रोबोट्स होते हैं। Right. जैसे अभी आप देखिए मिलिट्री के अंदर बहुत तरह के रोबोट्स आ चुके हैं, जहाँ पे अब वो अभी रिसेंटली आप ड्रोन्स देख लें, ड्रोन्स भी अगेन इस काइंड ऑफ रोबोटिक्स है, लेकिन अब ड्रोन्स पहले कोई पीछे बैठ के कोई इंसान मैनुअली हैंडल करता था, अब वो ड्रोन जो वो एआई के थ्रू हो गए, देयर इज नो हैंडलिंग, उनको एक कमांड दे दी, एक मैसेज दे दिया, एक टारगेट दे दिया, एंड देन दे आर फ्री टू टेक डिसीजन। सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी हो रहा है। तो ये जितने भी रोबोटिक्स हैं ना, अब
जो चीज़ आ रही है वो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट की जा रही है। पहले रोबोट्स बड़े लिमिटेड कमांड पे चलते थे। जी, आपको ये नहीं लगता कि ये इतने रोबोट से हम काम ले रहे हैं, हर चीज़ एआई और रोबोट्स, और तो जॉब्स का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, आम आवाम का जॉब्स का क्या, वो वॉश आउट नहीं हो गई? देखिए वो हो जाएंगे। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, पहले लोगों के पास कुछ असिस्टेंट हुआ करते थे, कॉपी राइटिंग के असिस्टेंट हो गए या रिसर्च असिस्टेंट हो गए। जब से चैट जीपीटी आया ये 2 लोगों की जॉब खत्म हो गई। तो जो कॉपी राइटिंग कर रहा था अब उसकी ज़रूरत नहीं, जो ड्राफ्टिंग करते थे उनकी ज़रूरत खत्म हो गई है, ठीक है, टाइप राइटिंग वालों की ज़रूरत खत्म हो गई। तो ये वक्त के साथ साथ आई थिंक तो लोगों को अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। तो लोगों की जॉब्स किस तरफ मैन्यूवर हो रही हैं एग्जैक्टली? देखिए अब मैं बताऊँ, अगर आने वाले आप टाइम देखें अगले 5-6 सालों के बाद, तो जितने भी स्किल बेस्ड होंगे ना, मैनुअल लेबर जिसमें प्लम्बिंग आ गई, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी लोग, दे विल बी मिलियनर्स। क्योंकि हर चीज़ एआई की हो जाएगी तो उनकी मेंटेनेंस के लिए आपको बंदे चाहिए। और उनकी मेंटेनेंस 3 तरह की हो सकती है, या तो मैकेनिकल होगी, या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होंगी, या ऑटोमेशन इंजीनियर जो उसकी कोडिंग वगैरह करते हैं, और तीसरा प्लम्बिंग। ऑफ कोर्स जहाँ घर होंगे वहाँ पर प्लम्बिंग अगेन फिर इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपका बहुत पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पढ़े लिखे ना हमारी सोसाइटी में 2 तरह का होता है, कि पढ़ा लिखा हम उसको भी कहते हैं जिसके पास डिग्री है जी, और मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा होना खाली डिग्री लेना नहीं होता। पढ़ा लिखा होने का मतलब होता है कि आपसे किसी को फ़ायदा भी हो रहा है। तो जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे ना तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। आप कितने लेकिन लोग इन हैं सारी जिनके चीज़ों पास डिग्री से को देना और स्किल है, सीखने के लिए आपको ज़रूरत तो है ना कि आपने पढ़ना है, आपको पढ़ना आना चाहिए। इनको फिक्स करने के वो लिए इन पढ़ाई चीज़ों कहते हैं को ना चेंज हो गया। पहले ज़माना था कि आप बुक्स में कॉलेजेस में जाके पढ़ते हैं, किसी भी अब आप डिपेंडेंट थे ऑन टीचर्स डिमांड पढ़ सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं इंस्टेंटली आप सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लोग अभी मुझसे कहते हैं कि यार जब से टिकटॉक आया, यूट्यूब आया, लोगों ने हमसे पहले काम किया, नाउ दे मेकिंग मोर मनी। अब हम जैसे हमारे मिलेनियल जिसको हम कहते हैं, वो बेचारे ना पहले जनरेशन वर्क काम आ सके ना आपकी जनरेशन के, वो बीच में फंस गए हैं। तो कहते हैं ना कि मिड एज क्राइसिस हो जाता है, वो सबको भी हो रहा है कि यार हम अब यूट्यूब करें, हम फेमस हो, हम पैसा कैसे कमाएं। तो उसके सिंपल ये है कि जो अभी इस वक्त एआई के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करेगा, चाहे एआई के अंदर वीडियो एडिटिंग हो, एआई की कमांडिंग हो, एआई को सीखे, जो इस सब सीखेगा, आने वाले 5-6 सालों के अंदर वो दे विल बी मिलियनर्स। क्योंकि एआई इज़ अ फ्यूचर। अब अभी सबसे बेसिक एआई चल रहा है, वो एआई बेसिकली एडिटिंग चल रही है, वीडियो एडिटिंग, उसकी प्रॉम्प्टिंग। तो मैं उसका तो भी बहुत ज़्यादा भी एडवांसमेंट आ रही है, उसकी भी जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रही है, चीज़ में एडवांस हो रहा है। तो जो किसी ने अगर कुछ भी करना ना, वो एआई के उसके भी कुछ स्कूल्स नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। चैट जीपीटी के थ्रू आप पूछ लें कि कमांड देखिए कि मुझे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, वो खुद आपको बता देगा कि ये 3-4 लिंक्स हैं, वहाँ जाएं और देन यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट एआई। अच्छा, आपके अपने एक्सपीरियंस से, जैसे कि आप रोबोटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, आपको आगे क्या लगता है कि घर के अंदर अभी ऑलरेडी रोबोटिक्स हूवर्स हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं या हम अडॉप्ट कर सकते हैं? मैं ख़ुसूसन उस हवाले से बात करूँ कि जो हमारे घर में जो नेशन बिल्डर्स ख़वातीन हैं, होम मेकर्स हैं, वो जब घर में मौजूद हैं, वो अपना टाइम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि वो कुछ चीज़ें जो अपने घर के डेली के रोज़मर्रा के काम हैं वो रोबोटिक्स के हवाले करें, वो ज़्यादा काम एक तो सोसाइटी में कोई चीज़ के अपने कंट्रीब्यूशन करें, बच्चों की तरबियत में कोई कंट्रीब्यूशन करें बेहतर। देखिए मेरा जो ओपिनियन है, औरत को ना कमांड देना अच्छा लगता है। पता हर इंसान को ना औरत बेसिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, वो बेसिकली काम करिए वॉइस के ऊपर। जैसे अलेक्सा एक वॉइस है। अब वो क्या कर रहे हैं कि जितने भी हाउस होल्ड वो इस तरह डिज़ाइन हो रहे हैं कि आप एक कमांड के थ्रू आप हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। अब जिस तरह काफ़ी कुकर्स आ गए जो ऑटोमेटेड कुकर्स हैं, जिसमें उनके टाइमर्स हैं। जैसे लेट्स सपोज पहले लोग जैसे अभी कुकर्स जो पोर्टेबल है, कुछ कुकर्स हैं जो बिल्ट इन कुकर्स हैं, जिसमें आप अलेक्सा के कमांड के थ्रू आप उसको बोलें कि जैसे मुझे ये बना दो, तो उसमें मैनुअली तो कुछ नहीं होगा फिलहाल, लेकिन जो अभी बिल्ट इन है वो बिल्ट इन चीज़, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, वार्म कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। तो वॉइस को इस वक्त जो अमेज़न जो है वो अपनी वॉइस पे ज़्यादा काम कर रहा है। वॉइस परचेजिंग होगी, और आने वाले टाइम पे फ़ोन ख़त्म हो जाएंगे। अब वो जा रहे हैं ग्लासेस के ऊपर, जैसे मेटा ग्लासेस आई है, बिल्कुल। तो अब वो चाह रहे हैं कि ग्लासेस के थ्रू उसमें भी कमांड कि वेरिएबल हो कि आपको हाथ से कुछ चीज़ टच भी ना करनी पड़े, आप मुसलसल चलते फिरते अपनी कम्युनिकेशन के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करें। और अब डिज़ाइन घर इस तरह डिज़ाइन हो रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन है, कि आप जैसे कमांड करेंगे जी इतने बजे मेरा हूवर हो जाए, इतने बजे खाना बन जाए, इतने बजे कॉफ़ी बन जाए, तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड नाउ। बिल्कुल ठीक है, जादू का ज़माना है आज। तो बस आवाज़ के थ्रू वो सब कर रहे हैं। और मैं खुद भी अगर देखूं, मैं मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हैं जनरली हम,
तो ये काफ़ी आसान लगता है, बजाय इसके कि आप टाइपिंग करें, सारा कुछ करें, आप वॉइस कमांड से, आप वॉइस नोट, इसके साथ साथ वॉइस नोट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, लेकिन इसके साथ साथ वॉइस टाइपिंग भी, आपको हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ती, आप सिर्फ बता के वो काफ़ी आसान रहता है। उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ना वो लेजी भी हो गए कि दिल नहीं करता कि आप टाइप करने लगता है कि यार क्विकली जस्ट वॉइस कमांड देके। टारगेट यही है ना कि कंज्यूमेबल हो जाए, जितने आप कंज्यूम करते जाएंगे उतने आप लेजी होते शुरू हो जाएंगे। अच्छा, रोज़मर्रा हालात में आपको क्या लगता है आजकल, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए ये हेल्पफुल होगी बात, कि सबसे बेस्ट चीज़ अभी तक क्या आई है जो आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए हर हाउस होल्ड में, मतलब एज ए रोबोटिक रोबोटिक्स या टेक्नोलॉजी के हवाले से? देखिए मेरी नज़र में अगेन मैं कहता हूँ अलेक्सा जैसी चीज़ जो है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसमें बच्चों को भी बहुत स्क्रीन टाइम नहीं है, और दूसरा बच्चों की एक ना मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, हिप्नोसिस कि वो बोलना भी सीख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, कमांड देना भी सीख रहे हैं, दे आर एबल टू मेक डिसीजंस एज वेल, कि कब डिसीजन करना है, कब मैंने किसी वेरी इजी टू बाय, इजी टू हैंडल, एग्जैक्टली, और बड़ा सेफ भी है। अच्छा, इनका क्या सिलसिला है कि ये जो चीज़ें एक्वायर करनी हैं आपने, अभी ये एक्सपेंसिव हैं या कंपटीशन इसमें आ गया है? ऑब्वियसली यू नो नई नई चीज़ें जब आप एक्वायर करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई मशीन्स आप बाय करते हैं तो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं इन द बिगनिंग, और ये भी नहीं अंदाज़ा हो रहा होता। जिस तरह मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक रोबोट, बहुत ट्रेंड आ गया है कि आपने रोबोट से क्लीनिंग करवानी है, तो उसमें इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब कंपटीशन भी है, बहुत सी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये प्राइसेस नीचे आएंगी या इट्स गोइंग टू बी रियली 100%? देखिए जब शुरू में जब टच फ़ोन आए थे तो लोगों ने, सारा डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर, जो जितना ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती जाएगी ना, ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा मोर एंड मोर ब्रांड्स विल कम इनटू इट, उससे क्या होगा, प्राइसेस डाउन हो जाएंगे जी। और जितने भी रोबोटिक्स या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, सबसे पहले वो गवर्नमेंट लेवल पर इंट्रोड्यूस होती है, राइट। जब तक वहाँ से गवर्नमेंट से किसी को इजाज़त नहीं मिलती ना, तब तक वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं आती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम ये यूज़ करते हैं GPS अपना, ये लोगों के पास 20 साल के बाद आया, रियली। ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो होती है वो उसको 20-15 ईयर्स पहले, एविएशन वगैरह तमाम यूज़ करते रहे हैं, सीज में यूज़ होता रहा है, जो एक्जैक्टली नेविगेशन जो भी थी, ये सारी मिलिट्री ग्रेड चीज़ें उस टाइम हो रही थी, फिर उसको नीचे करके उसके लेवल डाउन कर करके पब्लिक लेवल तक उसको लेकर आया, ताकि जहाँ पे एक्सेस है पब्लिक लेवल तक हो, जी, सेफ्टी की रीजंस की वजह से। तो हर टेक्नोलॉजी जो भी आती है, मैंने कहा ना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो पब्लिक लेवल पे भी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन पब्लिक एक्सेस में नहीं है। अच्छा ये बताइएगा आमिर भाई, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अभी क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है रोबोटिक्स के हवाले से, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए? वो बच्चे जो अभी GCSE A-levels करके आगे अपना फ्यूचर करियर सिलेक्शन के हवाले से सोच रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करते हैं? आपके अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हवाले से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको फ्यूचर में हेल्पफुल होंगी? देखिए मैं अभी सबको ही कहता हूँ कि इफ़ दे वांट टू कम इनटू ऑटोमेशन, तो उनको लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ऑटोमेशन लैंग्वेजेस। PLC के बारे में सीखें कि PLC क्या है, कैसे काम करती है इलेक्ट्रिकली, और मैकेनिकली से ज़्यादा आई वुड से कि इलेक्ट्रिकल अपने आप को साउंड अच्छा ये जो आप कह रहे हैं लैंग्वेज के हवाले से स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आपको लगता है कि लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए तो अब तो कोडिंग भी सारी AI के थ्रू हो जाती है, सिर्फ आपने कमांड देनी है, वो सारी कोडिंग भी आपके लिए जनरेट कर देता है, तो आपको इसके बावजूद लगता है कि उनको वो कोडिंग लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए? ऑफ कोर्स सीखनी चाहिए। देखिए आप अगर मैं आपको उर्दू में एक कमांड लिख के दे दूँ, आपको अगर उर्दू पढ़नी नहीं आएगी तो वो कमांड आपकी किसी काम की नहीं है। अगर मैं आपको इंग्लिश में लिख के दूँ, इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, कमांड किसी काम की नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि हर कमांड बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर मैंने कमांड दी कि मैं चाहता हूँ कि रोबोट पोजीशन A से B पे चला जाए और वो कमांड पे कुछ और लिखा हुआ है, इफ़ आई कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, तो मेरे लिए फिर वो यूजलेस है। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूँ कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि बेसिक आपको पता हो कि मैंने किससे क्या काम लेना है। उसके बाद ये जो कमांड्स है ना, जो ChatGPT AI, दे कैन हेल्प यू इन एडवांस इन सम लेवल, एनहांस कर सकती है चीज़ को, लेकिन टोटल कंट्रोल इंसान के पास ही रह रहा है। स्पेशली अगर आपने बग्स वगैरह हैं उसको फिक्स करना है, अगर कैलकुलेटर नहीं काम करता तो आपको कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या पता होना चाहिए कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। 2 + 2 4 होता है, मैं 2 + 2 मुझे 5 दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा ओके 5 ही आंसर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताएं, और वैसे आपने सही कहा कि जनरली जब AI जो है वो गलत आंसर्स भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं कि आपको लगता है कि मैंने बाज़ औक़ात मैंने AI से हेल्प लेने की कोशिश की शायरी के हवाले से, तो मैंने से शेर का एक पहला मिसरा दिया और मैंने कहा जी उसका दूसरा मिसरा मुझे नहीं मिल रहा। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, और वो शेर का पहला हिस्सा एक शायर का और दूसरा हिस्सा किसी और शायर का, और वो इकट्ठा होकर बता रहा है। और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ये शेर आपने गलत बताया। वो दोबारा उसने फिर अपनी मर्जी से एक और उसी रिदम में कोई और शेर इकट्ठा करके बना दिया, लेकिन उसने वो शेर को कंप्लीट नहीं किया।
हमने एक ब्रेक पर जाना है, जब वापस आएंगे ना तो आपसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लेंगे कि जो बच्चे कॉलेजेस के हवाले से अपने करियर सिलेक्शन के हवाले से कोई गाइडेंस चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन जो ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपने प्रोफेशनल करियर के सिलेक्शन में हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, रोबोटिक्स के हवाले से किन इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, जैसे कि आप एक जगह काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हर जगह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उससे स्पेसिफिक रहनुमाई हासिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपके पास हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, मज़ेदार सी बातें हो रही हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है ना उसके हवाले से बात हो रही है कि फ्यूचर जो है, जो नियर फ्यूचर है उसमें क्या होने वाला है, हमारे प्रेजेंट में क्या क्या तरक्की हो चुकी है, जो हम में से बहुत से लोग एक्वायर कर चुके हैं और बहुत से लोगों ने अभी एक्वायर करनी है, उनको शायद मालूमात हासिल नहीं है, तो उनके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशंस आज के हमारे शो में है। हमारी फ़ोन लाइन ओपन है, आप हमें कॉल करके कुछ भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और हमारे शो के किचन में एज़ यूजुअल मज़ेदार सी डिश बन रही है। आज भी शाज़िया हमारे लिए बहुत मज़े की एक रेसिपी लेकर आई हैं। जी शाज़िया, कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? रेडी टू गो इन द ओवन। मैंने इसकी सबसे पहले स्प्रेड किया था बटर, उसके बाद सिनेमन और ब्राउन शुगर उसको मिक्स करके उसकी एक लेयर लगाई, उसके बाद उसको रोल करके इसके ये छोटे छोटे जो है ना रोल्स काटनी हैं। अब ये ओवन में जाएगा और 20-25 मिनट्स में जो है ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये है आइसिंग शुगर, इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे, 2 टेबलस्पून विल बी इनफ, और उसकी ड्रिजलिंग करेंगे। इसके ऊपर आमतौर पे आप जो चीज़ स्प्रेड है, जो फ्लेवरलेस होता है चीज़ स्प्रेड, उसके अंदर भी आप थोड़ा सा ये डाल के आइसिंग शुगर उसको मिक्स करके तो उसकी आप ड्रिजलिंग कर सकते हैं, उसकी टॉपिंग भी हो सकती है, तो चॉइस इज़ योर्स। दैट्स अमेजिंग। शाज़िया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी तो होते हैं। सिनेबॉन कुछ अर्सा पहले इतने ज़्यादा फेमस थे कि बच्चों को क्रेज़ हो गया था सिनेबॉन्स का, एंड देयर वर शॉप्स खुल गई थी जो सिर्फ सिनेबॉन बना रही थी और उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हुआ करते थे। हाँ देखिए, एक ना रेसिपी होती है बेसिक रेसिपी, जो कि जैसे एक हमारी होती है बेसिक सालन होता है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ फ्लेवर्स बना लेते हैं। एक सादा आलू गोश्त का सालन होता है, उसके अंदर आप आलू निकाल दें आप, तो उसके अंदर आप शलजम डाल दें, वो शब्द एक बन जाएगा। उसके अंदर आप मतलब दही डाल के उसको थोड़ा सा मसाले और डाल दें तो वो कौरमा बन जाएगा। सो इसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पिस्ताशियो ऐड कर सकते हैं। वो पिस्ताशियो आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा इन है, इसलिए मैंने उसका स्पेशल जिक्र किया है। नटाला ऐड कर सकते, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने जस्ट फ्लेवर बनाना है। एक बेसिक रेसिपी है, उसको जैसे मर्जी आप ट्वीक करें, यही तो खूबसूरती है फूड के साथ। यू हैव, वैसे आपने जितनी जल्दी बनाया ना, लगता है कि आपके अंदर रोबोट मौजूद है। यस आई एम। ज़बरदस्त। चलिए आप कंटिन्यू करें। अच्छा आमिर भाई, जो हम बात कर रहे थे, आपसे रहनुमाई हासिल करना चाह रहे थे कि बच्चों ने जो भी करियर सिलेक्शन करनी है उनके लिए क्या स्पेसिफिक ऑप्शंस मौजूद है, और इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उर्दू के उन्होंने कोई स्पेसिफिक एआई के हवाले से क्वालिफिकेशन हासिल नहीं किया, रोबोटिक्स के हवाले से कोई ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, लेकिन उनके पास आगे फ्यूचर में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या इसके बावजूद भी वो रोबोटिक्स में या एआई में काम कर सकते हैं? जी, अच्छा देखिए, पहले तो बात करते हैं जो भी आना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो बड़ी कंपनी जैसे अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी कंपनीज हैं ना, इनके आफ्टर ए लेवल्स इनके वो आते हैं, अप्रेंटिसशिप्स आती हैं जी। तो आई वुड रिकमेंड कि जिस बच्चे का इसमें शौक होगा ना, जिसका इंजीनियरिंग करने का शौक है, जिसको चीज़ों का शौक है कि हाउ थिंग्स आर बिल्ट, उनको चाहिए कि वो अप्रेंटिसशिप्स में जाएं, चाहे अमेज़ॉन की हो, चाहे गूगल की हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की हो। और जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं वो ये मत सोचें कि दे आर लेफ्ट अलोन, कि अभी ये वो कुछ भी नहीं कर सकते। एआई के मैंने पहले बताया कोई स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं है। राइट। एआई इज़ बेसिकली एडवांस लेवल ऑफ समथिंग जो आपको बेसिक पता है। तो जिसके पास भी ऑलरेडी कोडिंग का नॉलेज है, जिसने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली है, ग्रेजुएट हो चुका है, या किसी ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली लाइक माई सेल्फ,
मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई थी, पर आई एम वर्किंग विद रोबोटिक्स. तो Right. वो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं लाइक अमेजोन, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें कभी भी अप्लाई करने से ना पहले डरे मत. जी लोगों को ना इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि यार हमारा काम होगा नहीं, कि मैं अप्लाई करूँगा और उन्होंने कि मुझे वो लगते नहीं लगते. तो कभी ये मत सोचें कि होगा नहीं, क्योंकि हर इंसान का एक रोल है और हर इंसान की स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज है, और ये सारा का सारा इंटरव्यू बेस्ड होता है. फिर अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड, जितने भी इनके इंटरव्यूज होते हैं सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड हैं. इफ़ Right. यू आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, चाहे जो भी आपकी डिग्री है या नॉलेज है, दे इफ दे लाइक इट दे कैन हायर यू. उसमें आपको ट्रेनिंग दे के आपको स्किल्स एक्वायर की वो जा सकती है. एडवांस स्किल्स है ना, वो अभी कंपनीज खुद उन ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज इवन दे वर नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ सच थिंग. जी तो उसकी हमेशा मैंने कहा ना बेसिक है. इफ़ यू नो द अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको एक लैंग्वेज पढ़नी आती है तो फिर उसके ऊपर आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं. अच्छा, आपने बड़ा ये सही बात की कि करंट पीरियड में कोई ऐसी स्पेसिफिक डिग्री नहीं नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने वाकई देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं जिनकी डिफरेंट टाइप की डिग्रीज हैं, जिस तरह इवन मैंने यहाँ तक देख लिया है कि MBBS की डिग्री वाले बच्चे ने जो है ना वो AI ज्वाइन किया और must उससे है, रिलेटेड उसके बैंकिंग बगैर future नहीं. वो उसमें चले गए. और जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इवन सिविल, उनके लिए तो रास्ते काफ़ी स्ट्रेट हैं इस फील्ड की तरफ. तो बच्चों को यही है कि वो भी घबराएं नहीं और they can start this with this AI. और जिस तरह आपने कहा कि जो है ना कंपनीज खुद सिखा रही हैं, Exactly. तो it's a matter of 3 देखिए, अगर आप weeks ए and 6 लेवल्स के अंदर है weeks. ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में एक खुशकिस्मती लोगों के पास है कि आफ्टर ए लेवल यहाँ पे जितने भी टेक जाइंट्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स ऑफिस यहाँ पे हैं. और वो सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं एज ए अप्रेंटिस कि आप आएँ, आके हमारे पास काम सीखें और हम आपको सिखाएंगे भी. अगर एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जो है 4 साल डिग्री करता है, वो 4 साल डिग्री के अपने पैसे पे कर रहा है, लाइक लेट्स सपोज 14-15,000 पाउंड्स वो पे करता है. और वही चीज़ अगर स्टूडेंट अगर किसी कंपनी के साथ, इफ़ द पर्सन लाइक कि मुझे अपना फ्यूचर मैं करियर इसके साथ शुरू करना चाहता हूँ, और वो जब वहाँ पे उनके एज अप्रेंटिस जाता है, तो बाय द 4 years ही विल बी अर्निंग मोर देन 40-50,000 पाउंड्स. और अगला जो दूसरा इंडिविजुअल है वो डिग्री के ऊपर 4,000-50,000 पाउंड लगा के अंडर डेट चला जाए. अच्छा आमिर, आप जो है ना आपका इतना बिजी शेड्यूल है और इतने बिजी हैं आप, काम ऑलरेडी बहुत हैवी कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने जो पॉडकास्ट बनाए हैं उसका ख्याल कैसे आया और पॉडकास्ट बनाने की नीड क्या थी? अच्छा, ये अगेन मेरा एक शुरू से है कि आई शुड गिव बैक टू सोसाइटी. राइट. तो अभी बहुत से ना पाकिस्तानी यहाँ पे आए, कुछ इंडियंस भी आए, काफ़ी लोग यहाँ पे जो साउथ एशियन कल्चर से आए. तो काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते थे कि इन्फॉर्मेशन लेते थे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, आप मुझे काइंडली गाइड करें किसी चीज़ के लिए. तो मैंने देखा एक मार्केट में गैप है कि हमारे लोग जो हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी को कुछ दे नहीं रहे, जी. जिस वजह से हमारे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे. अगर हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं भी तो हम देते हैं बिल गेट की, आप इलॉन मस्क की, जिनको हम रिलेट नहीं करते. उनके रिसोर्सेज डिफरेंट है, उनकी दुनिया डिफरेंट है. तो एक आम एवरेज पाकिस्तानी या साउथ एशियन उनको रिलेट नहीं कर पाता अपने आप को. तो फिर मैंने कहा कि वाई नॉट, मेरे कुछ अपने सर्कल में प्रोफेशनल्स थे, तो मैंने कहा कि हर एक फील्ड का प्रोफेशनल, जैसे बायोमेडिकल का काफ़ी लोग थे जिन्होंने बायोमेडिकल किया, उनको जॉब नहीं मिल रही. तो मेरे एक दोस्त हैं जो बायोमेडिकल फील्ड के बड़े एक्सपर्ट हैं, इज़ इन लाइक डायरेक्टर लेवल पे. तो मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा बताएं कि पूरे क्वेश्चंस के बायोमेडिकल फील्ड में एंटर कैसे होना है, उसके यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. सिमिलरली मेरे एक दोस्त पायलट है, मैंने जब पायलट का इंटरव्यू किया, आप यकीन करें मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किया, उन्होंने कहा यार थैंक यू सो मच, हमने पूरे इंटरनेट पे किसी पायलट का पॉडकास्ट नहीं देखा इतनी डिटेल के अंदर, और जब से हमने पॉडकास्ट देखा अब हमने पायलट नहीं बनना. नहीं बनना. नॉर्मली मुझे खुद वैसे शौक है कि भाई आप प्राइवेट पायलट का लाइसेंस लें, क्योंकि जिंदगी में वो एज अ करियर की बात करो, उन्हें क्यों नहीं बनना, बिकॉज जिस पे 2 चीज़, एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, आप डिग्री से 3 times ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग बहुत इसके अंदर है, और तीसरा इसमें जॉब नहीं है. तो मुझे पहली दफ़ा पता चला यार कि पायलट भी जॉबलेस हो सकते हैं. और हालांकि हमारा ड्रीम हुआ करता था बचपन में, हमारी माएँ हमें बताया करती थी कि जी हमने पायलट बनना है, हमने डॉक्टर बनना है. अब जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं डॉक्टर मत बनो. राइट. क्यों, तो ये मेरा था कि जितने भी लोग यहाँ पे आगे हैं वो जिस रूट पे आए, क्या क्या उनको मुश्किलें हुई, क्या क्या आसानी हुई. सो आई वांटेड कि जो आम बंदे क्वेश्चन होता है जो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, जैसे बहुत से लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से अमेज़ॉन के अंदर आए, तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी डायरेक्ट पाकिस्तान से अमेज़ॉन के अंदर आए. किसी आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है.
सोच में लगता है कि शायद पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लें तो Yeah. पॉसिबल है हर तरह दूसरा से। ये ना कि डायरेक्शन हमारे देने वाला नहीं है, तो ये जो पॉडकास्ट है ना बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए था कि Amazing. एक आम बंदे को, एक आम स्टूडेंट को जो अपना जी। करियर शुरू करना चाह रहा है, उनको उस करियर के, उस फील्ड के सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाए, एक रास्ता मिल जाए कि मैं इस डायरेक्शन में कैसे चलूं। प्लस ये कि मेरा ख्याल है कि अमूमन जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना बड़ी जल्दी फैलती है। Yeah. हमारे इस प्रोग्राम स्पेशली ब्रंच टाइम का भी मकसद ये है कि हम जो बेहतरीन टैलेंट है, जो लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में लेकर आ रहे हैं, हम उनको सामने लेकर Exactly. आए, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि Exactly, हमारी अपनी कम्युनिटी को, हमारे अपने लोगों को एक मोटिवेशन भी हो Yeah. और उनकी एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी हो कि आप सोसाइटी में पॉजिटिव काम भी हो रहा है और हमारे लोग स्पेशली जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं वो बेहतरीन काम कर रहे बिल्कुल, हैं। यहाँ पे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दुनिया भर में, और स्पेशली पाकिस्तान में भी बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन वो हाईलाइट कम होता है। तो ये पॉडकास्टिंग, ये इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद भी ये है कि आप वो पॉजिटिव चीज़ों, जो सोसाइटी के पॉजिटिव पहलू हैं, उनको भी आगे लेकर आए। बिल्कुल। और एक ना अगेन किसी की लाइक लिविंग योर लेगेसी, कि हर इंसान अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहा है। आजकल जो भी है वो सब डिजिटली इम्प्रिंट है, जी। तो जिसका जो भी लेगेसी है, आप पहले किताबों में हुआ करती थी, हमारे बाप दादों की चीज़ें हैं, अब वो सब डिजिटली चीज़ें हैं। बिल्कुल। कि हर इंसान का एक रोल है, वो अपना रोल अदा करके जाए, उससे किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, उससे बेहतर और क्या हो सकता अच्छा, जो आपको जो टैग लाइन है, टू एजुकेट 1 मिलियन, है। To help and educate 1 million people, वो क्या है? वो यही है कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो पॉडकास्ट है, एटलीस्ट मिनिमम मेरा अपना गोल है कि एटलीस्ट मैं 1 मिलियन लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ, एजुकेट कर सकूँ, टू गिव देम अ राइट डायरेक्शन। लेट्स एग्जांपल दी पायलट की, मुझे नहीं पता था कि पायलट के बारे में लोगों को इस हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, और इतनी ज़्यादा लोगों को उससे एजुकेशन मिली है। अब वो बने ना बने दैट्स अनदर वे, अब कुछ लोग बन भी गए। सिमिलरली डॉक्टर्स, आप बहुत से डॉक्टर्स अगर आपने देखा होगा, अब वो डॉक्टर कम और कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा, तो अब डॉक्टर्स भी अपने आप को ग्रेजुअली शिफ्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, तो इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद Yeah. आपके अपने एक्सपीरियंस में इन अ नटशेल व्हाट डू यू थिंक कि बेस्ट प्रोफेशन क्या है अभी, जो प्रोफेशन जिसके अंदर कंफर्ट भी है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, और आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कोई वक्त निकालना भी आसान है? देखिए, पर्सनल वक्त निकालने के लिए तो उसके लिए तो आई डोंट नो कि ऐसा कोई प्रोफेशन है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। लेकिन इस वक्त अभी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, इस वक्त जिसकी डिमांड है ना, और जो अगले टाइम पे भी रहेगी, वो है वीडियो एडिटिंग। सही। डिजिटल से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे एडिटिंग हो, चाहे उसकी ब्रांडिंग हो, चाहे उसकी मार्केटिंग हो, और जिसको इस चीज़ का शौक़ है डिज़ाइनिंग का, आप उससे कि वो इस चीज़ को लाजमी परस्यू करें, और एआई ने तो और आसान कर दिया है। दैट्स अमेजिंग। वीडियो एडिटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये तो मैं देख रही हूँ जो आजकल टिकटॉक पे और इंस्टा पे या अदर सोशल मीडियाज़ पे जो भी को हर तरह की बैकग्राउंड, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, वो वीडियो एडिट ही कर वीडियोस लगा रहे हैं। और ओब्वियसली वो जो भी कंटेंट बनाते हैं लंबा होता है, उसको एडिट करते हैं, छोटा करते हैं, और फिर मैंने उनकी इम्प्रूवमेंट देखी है। तो अगर ये फ्यूचर है तो इसका मतलब है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये सारे हर सॉर्ट ऑफ जनरेशन, क्योंकि आई वाज गेटिंग वरीड कि ये सिर्फ जो नया दौर है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हर तरह की क्लास के लिए नहीं है, जो लेस ब्लेस्ड हैं या लेस एबल हैं लोग, शायद उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, ये तो लेस एबल लोग प्रोबेबली वो ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं, वो ज़्यादा कमाने वाले हैं। ऐसे ही, लेकिन मैंने कहा ना, ये स्किल बेस्ड आपने कहा ना कि आगे फ्यूचर के चीज़ का, अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग, स्किल बेस्ड चीज़ें हैं। अब आप किसी भी चीज़ में स्किल लेकर आ जाएं, आप हमेशा डिमांड रहेंगे। अब कोई बंदा अच्छा प्लम्बर है, उसकी स्किल है, अच्छा मैकेनिक है, उसकी अपनी स्किल है, तो स्किल बेस्ड कोई भी बंदा होगा उसकी डिमांड है। अब मैंने बात की वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही कंटेंट बना रही है, हर बंदा खुद अपना एडिट नहीं कर सकता, दे ऑलवेज नीड समवन एट द बैकग्राउंड। बिल्कुल। आमिर भाई, ये बताइएगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अमूमन ये ख्याल आता है कि शायद आप दीन से दूर ना हो जाएं, आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाय करने लग जाएं, साइंस की वजह से एथियस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आप एक किताब भी लिख रहे हैं अभी इब्लीस के हवाले से। जो शुक्र है, जो ग्रेटिट्यूड है, ये टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को स्किल्स दी, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला का करम है कि इंसान इन चीज़ों पर मेहनत करके हासिल कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें अल्लाह से करीब करने के लिए कितनी हेल्पफुल होती हैं? जैसे आपकी बातों में एक शुक्र नज़र आता है, आपकी बातों में समथिंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, कुछ बेहतर करने की एक ईगरनेस है, एक अर्ज है, वो किस तरह से हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं, और कितना ज़रूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी का
ایک پازیٹیو استعمال اس طرح سے کریں کہ ہمیں وہ اللہ سے بھی دور نہ کرے. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ورڈ ہے جو ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے جس وجہ سے ہم سب ہمبل ہو جاتے ہیں, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. سبحان اللہ. تو جب تک آپ کے مائنڈ کے اندر ہے نا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں ہر ایک ایکشن کا, جواب دے ہوں, ہر ایک ایکشن کا, اور تو پھر آپ ہمیشہ ایک رائٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, کوشش ہی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ڈیسیجن ہونا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جو مرضی کر لو, جواب دیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یار کہ میں نے جا کے ایک کسی کو ملنا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جیسے سورہ کہف کی آئی تھنک لاسٹ فورتھ آیت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جب جو کام کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جب وہ میرے ہاں آئیں گے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو میرے سے ملاقات کی کوئی امید نہیں تھی. آپ جب کسی کو ملنے جاتے ہیں نا تو اپنے آپ کو پراپر ڈریس اپ کرتے ہیں, اور آپ 2-3 دن پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں کہ جی میں کسی خاص بندے کو ملنے جا رہا ہوں, اور ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ملنے جا رہا ہوں, آپ کی ساری اپائنٹمنٹس کینسل ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی بات وہ یہ کہ جب آپ کو پتہ نا کہ میں نے جا کے اللہ کے حاضر ہونا ہے, ملنا ہے, تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آ جاتا ہے. اس کے اندر ایتھیکل سائڈ بھی ٹیکنالوجی کی اس کے اندر آتی ہے. اور آئی تھنک یہ ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جب آپ اکاؤنٹیبل ہوں اپنی ذات کے اوپر, پھر آپ اپنے رشتوں کے ساتھ بھی اچھے رہتے ہیں, اور پھر ہر کام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا. آپ کسی بھی کام میں آپ کا چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ نے بہتر طریقے سے انصاف کر کے اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دیا. آپ اولاد کے ساتھ ہے, دنیاوی کوئی بھی معاملات ہیں ان میں سب میں اکاؤنٹیبلٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اچھا, لیکن جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں جو ابلیس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا, کیونکہ ہم عموماً فرشتوں کو پڑھتے ہیں, ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم قرآن کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں, لیکن ہمیں ابلیس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ شیطان سے بچ کے رہنا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں شیطان کے حوالے سے, لیکن شیطان کا کیا رول ہے, ابلیس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے, کتنا ضروری ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ابلیس کے بارے میں بھی علم ہو تاکہ ہم اس رستے میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے جو بک لکھ رہا ہوں نا اس کے اندر میں نے 5 کوشچنس میں نے رکھے ہوئے ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ آئی تھنک یہ 5 سوال ایسے اگر آپ کو ان کا جواب مل جائے نا تو آپ کے نا دنیاوی 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. دنیاوی جو آج کل لوگوں کو ڈپریشن, اینزائٹی, ڈیورس ہو رہے ہیں, یہ سب چیزوں کے جو پرابلمس ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے. اب وہ 5 سوال یہ اکثر میں نے جو میں بک لکھ رہا ہوں اس کے اندر یہ میں نے سوالوں کا جواب بھی دیا ہوا ہے کہ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے, جو مطلب سائیکالوجی اسٹڈی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس میں ہم نے ڈسکشن کی ہوئی کہ کس طرح یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے. اچھا, ابلیس کے 5 سوال جو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کہ ابلیس کون ہے, اس کا اصل نام کیا ہے, اس کو ابلیس کہتے کیوں ہے, اس نے اللہ کو پروف کیا کرنا ہے. اکثر کہتے ہیں کہ بندہ کام کر سے پروف تو کچھ کرنا ہوگا. اچھا, اس کے بعد اس کا اصل گناہ کیا. ہم اکثر کہتے ہیں سجدہ نہیں کیا, پر اکثر آپ دیکھیں سجدہ نہ کرنا نا ایک بغاوت تھی. تو بغاوت سے پہلے اس نے کچھ کیا تھا جس پہ اللہ نے بار بار کہا کہ جی اس کے پیروں قدموں پہ مت چلو, اس کے فٹ اسٹیپ فالو مت کرو. مطلب پوزیشن اے ٹو پوزیشن بی تک کا سفر ہے, تو کچھ اے پہ اس نے کیا جو بی پہ پہنچ گیا. تو اس نے ایسا کیا کیا جو اس نے اے پہ کیا. پھر ایک سوال ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے اوپر قریب بھی نہیں آ سکتا. اب اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں اور کیا خوبیاں ہوتی ہیں, خوبیاں کیا, اور دوسرا اس نے اللہ کو پروف کیا کرنا, چیلنج کیا کیا ہوا ہے. تو جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئے گا نا, جب تک ہمیں ابلیس کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا, اس کا مطلب کیا ہے, وہ کیوں یہ کام کر رہا ہے, تو ہم کبھی بھی ڈیفینس کریٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے نا جب تک آپ کو اپنے دشمن کا نہیں پتہ تو آپ نے کیا لڑنا ہے کسی سے جا کے. تو اور دوسرا, جب میں اکثر کہتا ہوں جب آپ کو ابلیس کی سمجھ آئے گی نا تو آپ کو اللہ کی سمجھ آ جائے گی. میجورٹی لوگوں کو نا, ہم لوگوں کو اللہ کا بھی نہیں پتہ. اگر دیکھا جائے ہم لوگوں نے اللہ کا بڑا فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ ایز اے پرسنالٹی اللہ ہے کیا, تو ہمیں نہیں پتہ. اور اس کی بلیسنگس کیا ہیں ہمارے لیے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی بلیسنگس کا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ ویدر ہیں بھی کہ نہیں, وہ اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں جب وہ مشکل وقت میں ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں جو آپ نے جو 5 سوال اٹھائے ابھی, اس کے حوالے سے کوئکلی اگر رہنمائی کہ ابلیس کا کیا مطلب ہے. آپ چاہیں پوری بک کی ڈیٹیل ابھی دے دیں. نہیں, جسٹ کوئک, ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں. اچھا دیکھیے, ابلیس کا نا اصل جو میں اکثر کہتا ہوں اس کا اصل ایک گناہ ہے, اور وہ ایسا گناہ جو وہ کرتا ہے جس سے ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تو میرے بندوں کے قریب نہیں جا سکتے. اب اللہ کا بندہ ہونے کا نا کوئی کنڈیشن نہیں, جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے بندے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک ہوتی ہے جس میں ڈیفینس آتی ہے, جہاں پہ آپ کو پھر وہ کانسٹنٹلی اس میں کہا نا اکاؤنٹیبلٹی, مائنڈ فلو آف اللہ, جس میں اللہ کا تقویٰ, یہ تبھی آئے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے ڈیفینس کس چیز سے لینی ہے, اب کس چیز کے اگینسٹ ڈیفینس کرنا ہے. اب وہ ہے ابلیس. ابلیس کا مطلب ہے ناشکرا, ناشکرا.
सॉरी नाउमीदी, इब्लीस का जो मतलब है वो है नाउमीदी। Amazing. अब एक इंसान नाउमीद जब होता है, और नाउमीदी क्या चीज़ है? होपलेसनेस इज कुफर है। एग्जैक्टली कुफर है। अब नाउमीदी कैसे आती है? अगर आप दुनिया के कितने भी इश्यूज देखें, जो उसका असल गुनाह है वो क्या है? कंपैरिजन। सुभान जब अल्लाह। आप किसी को कंपेयर करते हैं, अपने ज़ात को किसी से कंपेयर करते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली नाशुक्री आ जाती है। और स्पेशली सबसे ज्यादा हमारी खवातीन में। Exactly. I'm sorry कि मुझे और जैसे नाशुक्री आती है ना, वैसे ही नाउमीदी आ जाती है। क्योंकि मैं हम suppose- ये कपड़े उसने नहीं, पहने ये तो नहीं मैंने कह नहीं पहने। सकते, Exactly. ये नहीं हाँ, आप कह सकते, comparison। वो जरा छोटी छोटी नहीं, चीजें जैसे मैं होती आप हैं बताता हूँ कि खवातीन में। काफ़ी जो लोग जिनकी अब डिवोर्सेस हो रही हैं, उसकी जी। अगर बेसिक रीज़न देखा जाए वो सारा कंपैरिजन है कि जी फलां का हस्बैंड कितना अच्छा है, ट्रीट करता है, फलां की बीवी कितनी खूबसूरत है, प्लस मैंने चल वो कहते हैं दूर से देखने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती है, दूर के Exactly. ढोल सुहाने। एग्जैक्टली। और फिर जो हमारे 5 सेंसेस अल्लाह ने हमें दिए हैं, देखने की, सुनने की, हाथ लगाने की, सूंघने की, सुनने की, ये सारी सेंसेस का जो इख्तियार इंसान के पास है, लेकिन इसके अंदर वसवसा डालता है इब्लीस। सही। इब्लीस कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बस वो वसवसा कुछ डालता है, इजाज़त बिल्कुल। नहीं, वो सिर्फ हमें मशवरा देता है कि ऐसे कर लो। तो इसलिए अल्लाह ने कहा है कि अपनी सेंसेस को भी हमें कहा कंट्रोल करो। हमें कहा मर्दों को कहा, सबको कहा कि नजर झुकाओ, किसी हराम चीज़ को टच मत करो, कोई बुरा मत सुनो, ना बुरा बोलो। क्यों? जैसे आप बोलते हो ना, इख्तियारात आपसे, उसको भी आप लेकिन आपने देते जो हो। सबसे पहली जी। बात की ना, जो कंपैरिजन वाली, ये Exactly. बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अमूमन जब भी आप कंपैरिजन करते हैं ना, वहीं से हासिल शुरू होता है। डोर में वही है, दरवाजा खोलने का जो दरवाजा, जहाँ से चाबी एंटर वही होता है ना, है, बस। वही है कंपैरिजन। जी। क्योंकि कंपैरिजन करते हैं ना, दो एक्सट्रीम्स आते हैं, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो एब्सोल्युटली। जैसे आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आपके अंदर खौफ, नाउमीदी, वैलिडेशन आप ढूंढोगे, आप तारीफें ढूंढोगे, देखो मैंने कैसा पहना है, कैसा किया है। जी, जी। यहाँ तक कि लोग जो जॉब करते हैं और वो भी अपने मैनेजर्स के आगे पीछे घूम रहे होते हैं जस्ट फॉर वैलिडेशन कि हमारा काम देखे हमने कितना अच्छा किया true. है। और फिर ये एक हद तक बंदा जाता है जहाँ पे बंदा शिरक करना शुरू हो जाता है कि यार अब मेरा काम मैं यही कर सकता, कोई और कर नहीं सकता। Exactly. तो वो ना उम्मीदी पे चला जाता है। ये है इन्फ्योरिटी। जब सुपीरियरिटी के ऊपर आते हैं तो ईगो के बाद एरोगेंस आती है, बंदा बदतमीजी शुरू Rude कर हो देता जाते है। वो कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसे Oh ही my है। हाँ, God. कि आप कि जो उसको मेंटेन करने के लिए ना वो एक दिखावा कर रहा होता है कि बिल्कुल। मैंने लेवल मेंटेन जी। करना है। और यही वजह थी जिस पे इब्लीस ने की बगावत कि अच्छा, उसको हो गया तकब्बुर कि जी मैं नहीं कर सकता, मैं और बेहतर हूँ। और इसका जो कंपैरिजन का ताल्लुक ही आगे शुक्र से है, क्योंकि जैसे आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, जो नेमतें आपको अल्लाह By ताला ने default अता नाशुक्र हो की जाते हैं, हैं। आप Yeah. उनका शुक्र By अदा नहीं default करते। नाशुक्र दुनिया हो की जाते हैं। सारी नाउमीदी है ही कंपैरिजन के Comparison। ऊपर। अगर आप Start देखें ही है। सोशल मीडिया, वो क्यों कहते हैं सब सोशल मीडिया से कितने लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होता जा रहा है? क्योंकि आप लोग देखते हैं मेरा दोस्त यहाँ काम कर रहा है, मेरा अपना यहाँ काम कर रहा है, इतना बहुत- फेमस हो बहुत गया है, ज़्यादा। और उससे क्या हो रहा है, पूरे की पूरी सोसाइटी में डिक्लाइन आया। अच्छा, वैसे देखिए कितनी जबरदस्त स्मेल आ रही है, आपको सिनेमन की स्मेल आनी शुरू हुई। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है स्टूडियो के किचन से। जो है ना, हमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शाजिया, डिश रेडी हो गई है आपकी? जी बिल्कुल, अभी मैंने इसको ओवन से निकाला है और ऊपर इसके मैंने ड्रिज़ल किया, लेमन ड्रिज़ल जो बनाया था, रेडी है। बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको सर्व करने के लिए भी फिर रेडी हम है। खाने के लिए तैयार तैयार हैं। हैं, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त बिल्कुल। शाजिया। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपका बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके बहुत साथ। beautiful। और आपकी वजह से ये मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना भी शुरू किया कि इब्लीस का एक्चुअल वर्ड का मतलब क्या है, कि बिल्कुल। ना उम्मीदी जो है वो कितना बड़ा कुफर है। और आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप देखें इब्लीस का पहला नाम क्या था। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम से फ़ायदा होगा, मुलाकात होगी अगले। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमान।